खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सुप्रीम कोर्ट ने 4 कोयला ब्लॉकों को छोड़कर साल 1993 से साल 2009 के बीच हुए 214 कोल ब्लॉकों का अलॉटमेंट रद्द कर दिया। अदालत ने अगले 6 माह में रद्द किए गए कोल ब्लॉकों की दोबारा नीलामी का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? क्या अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद सरकारी कामकाज में शफाफियत आएगी? ऐसे कई सवालात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मरीख मिशन के बारे में। खलाई शोबे में हिंदुस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने पहले ही कोशिश में इस मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया। आज का दिन यानी 24 सितंबर भारत के लिए तारीखी दिन बन गया है, लेकिन इस तारीखी मौके पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन का क्रेडिट यूपीए हुकूमत को नहीं दिया। मुल्क के मफाद और तारीखी कामयाबी से जुड़े मामलों पर क्या सियासत करना ठीक है? ये भी ऐसे भी ही चंद सवालात हैं हमारे पास। इन मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं कोल ब्लॉक अलॉटमेंट मामले पर बातचीत के लिए कांग्रेस लीडर मीम अफजल साहब। आपका खैर मकदम है। और दरमियान में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे मरीख मिशन पर बातचीत के लिए मारूफ साइंसदान गौहर रजा साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 से 2009 के बीच हुए 214 कोल ब्लॉक अलॉटमेंट्स रद्द कर दिए। अदालत उज़्मा ने सरकार के जरिए चलाए जा रहे 4 कोल ब्लॉकों का अलॉटमेंट रद्द नहीं किया है। हालांकि उसने 1993 से 2009 के बीच हुए तमाम 218 कोल ब्लॉक्स के अलॉटमेंट को 25 अगस्त को ही गैर कानूनी करार दे दिया था। अदालत उज़्मा ने अगले 6 माह में रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों की दोबारा नीलामी का भी हुक्म दिया है। जिन 40 कोल ब्लॉक से कोयला निकाला जा रहा था वहां काम करने वाली कंपनियों को जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माने की रकम 295 फी मीट्रिक टन मुकर्रर की गई है। Will be in a position to move forward. Now, the court has cancelled all allocations except 4. So 4 remain out of 218, and those 4 are 2 belong to an ultra mega power project in the state of Madhya Pradesh. So those were in any case not a part of the judgment, but they have been clarified that they are not affected. The 2 which have been saved by the Supreme Court is one belonging to NTPC and one belonging to SAIL. Both are central government companies and therefore they are the only companies which have been saved. इस पूरे मामले में साबिक कोयला सेक्रेटरी पीसी पारेख का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। Well, the Supreme Court has cancelled all the blocks except 4 blocks. Now the impact of it will depend upon how quickly government is able to respond to this decision and reallocate coal blocks and what is the procedure it follows in reallocation. If court has held that from 93 onwards all coal blocks are illegal, then everybody who has been responsible for allotment has to share the blame. हमारे साथ दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल है। स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफी सियासी तज्ज़ियाकार सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं कांग्रेस लीडर मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, जो 214 कोल ब्लॉक अलॉटमेंट रद्द किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए, यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है और 6 महीने के अंदर दोबारा नीलामी का भी हुक्म दिया। इन 6 महीनों में मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? बिजली की पैदावार पर क्या असर पड़ेगा? कोयला से बहुत सारी चीजें चलती हैं, कंपनीज चलती हैं, बिजली की पैदावार होती है। आप मजमूई तौर पर इसे कैसे देखते हैं? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो मैं मजबूरी तौर पर कुछ कहने की बजाय यही बात कहूंगा कि कोर्ट जब कोई फैसला करती है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से अगर किसी चीज का फैसला हुआ है तो मैं समझता हूं कि जजों ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीजों का जायजा लिया होगा कि इसके क्या
इसके क्या नताइज होंगे और इससे क्या मुल्क फेस करेगा, जी जी, ये भी सब उनके जहन में जरूर होगा। जी, लेकिन मीम अफजल साहब, कहीं ना कहीं से सवाल तो उस पर भी उठते हैं कि अगर यूपीए हुकूमत का पिछला 10 साल रहा तो उस पर भी सवाल उठते हैं कि उस दौरान जो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट रद्द किए गए उस पर भी सवाल तो उठते ही हैं। देखिए, सवाल उठाने का जब सवाल पैदा होता है जब ये 1993 से ये काम नहीं चल रहा होता, और जाहिर है कि 1993 से ये सिलसिला चल रहा है। एक सिस्टम बनाया गया था, उस सिस्टम में अगर कुछ कमजोरियां थी तो जाहिर है कि वो अगर अब नॉलेज में आया है, कोई भी सिस्टम जब कायम करते हैं। देखिए, अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी ने अपनी एक तकरीर में कहा, परसों या कल ही कहा था जी, कि जो मुल्क में फरसूदा कवानीन हैं उनको मैं बदलना चाहता हूं और उसको हम बदलेंगे। जी जी, तो कुछ कवानीन ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी खराबियां भी नजर आती हैं और उसकी कमियां भी नजर आती हैं। इसी तरह ये जो पॉलिसी थी, कोल ब्लॉक जिस तरह से अलॉट किए जाते थे, उसके सिलसिले में जिस किस्म की पॉलिसी बनी हुई थी जी, उस पर यूपीए नहीं एनडीए सरकार ने भी अमल किया है। जी जी, और 93 के बाद 96 में जनता दल की सरकार भी रही है 1.5-2 साल तक, जिसमें गुजराल साहब और जी जी, देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर रहे। तो जी, यानी तमाम सरकारों पर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने अपने दौर में जो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट अलॉट किए उस पर सवाल खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। हमारे साथ आप फोन लाइन पर बने रहे मीम अफजल साहब, हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता साहब बीजेपी लीडर फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल है। विजेंद्र गुप्ता साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट को लेकर आया है, 214 कोल ब्लॉक अलॉटमेंट्स रद्द कर दिए गए हैं। इससे एक तो मुल्क की मईशत पर, इकोनॉमी पर जो सवाल के मुतालिक जो सवाल पैदा होता है वो तो है ही कि आइंदा 6 महीनों में क्या होगा, बिजली की पैदावार का क्या होगा, लेकिन आपकी हुकूमत के दौरान भी जो कोल ब्लॉक अलॉट किए गए थे उस पर भी सवाल उठते हैं एनडीए के दौर में। देखिए, ऐसा एक तो बहुत बड़ी जीत है नई चुनी हुई सरकार की, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पिछली सरकार के जाने का सबसे बड़ा कारण कोल स्कैम था और दूसरा 2G स्पेक्ट्रम 2G स्कैम था। जी जी, तो ये दोनों बड़े घोटालों के कारण जनता का विश्वास इस सरकार ने खोया और आज एक तरह से ये पूरा इशू कंसोलिडेट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स के साथ कि वो सब गलत था और जो जो किया गया पिछली गवर्नमेंट के ने और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में। लेकिन विजेंद्र गुप्ता साहब, सिर्फ पिछली हुकूमत ने नहीं किया, 1993 से लेकर 2009 तक जिसमें आपकी भी हुकूमत रही है, एनडीए की भी हुकूमत रही है। सवाल ये है कि इसको डिफेंड किसने किया, किसने सीवीसी पर किसने कहा कि जीरो लॉस थ्योरी किसने बताई जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। और कौन इसको डिफेंड करते हैं और किन्होंने फाइल्स गायब की और किन्होंने सीबीआई पर दबाव डाला और क्या क्या नहीं किया पिछली सरकार ने इस स्कैम को दबाने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए। जी, तो इसलिए इसको इतने सस्ते में नहीं छोड़ा जा सकता। जी जी, अभी तो लोगों को जेल जाना चाहिए, अरेस्ट होनी चाहिए और जिन्होंने इस पूरे इशू में जो पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर्स हों, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों। जी, तो ये एक बड़ी जीत है और देश की जनता की जीत है। जी, यानी आप इसे नई हुकूमत की भी एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब। आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो 1993 से लेकर 2009 के जो अलॉटमेंट्स हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में, उस पर जो सवाल खड़े होते हैं, जिसमें जनता दल की हुकूमत, एनडीए की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत, यूपीए की हुकूमत, तमाम हुकूमतें शामिल रही हैं। देखिए, एक बात तो ये समझ लें खालिद साहब के, अभी जैसे बीजेपी के लीडर फरमा रहे थे, मैं इसको किसी सरकार का अचीवमेंट नहीं मानता। ये मामला कोर्ट में था, अदालत ने एक फैसला दिया और जो उसने फैसला दिया है उसमें किसी एक सरकार के खिलाफ उसका कोई तबसरा नहीं है। 1993 से 2009 तक के मामलात को रद्द करने का मतलब यह है कि तमाम सरकारें इस मामले में उस पॉलिसी पे अमल नहीं कर रही थी जिस पर मुनासिब समझता था कोर्ट के अमल होना चाहिए। और अब दूसरा मामला इख्तिसादियात से जुड़ा हुआ है कि तो इसके जो इख्तिसादी असरात होंगे वो अपनी जगह हैं, लेकिन इंसाफ के तकाजों को इनको सामने रखें अगर हम, तो इख्तिसादी असरात
ज्यादा अहम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि किसी भी मुल्क के निजाम में अदल और इंसाफ कायम हो और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक अदालतें फैसला करें। अब रहा इसका इक्तिसादी पहलू कि इसके क्या इक्तिसादी असरात होंगे, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करना माहिरीन इक्तिसादियात का काम है, हुकूमत का काम है कि अदालत के फैसले के नतीजे में अगर कुछ नुकसान, माली नुकसान हुकूमत को या मुल्क को हो रहा है तो इस नुकसान को पूरा करने के लिए हुकूमत क्या कदम उठाए। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का काम बुनियादी ये है कि वो अदल इंसाफ के तकाजों को सामने रखकर कोई फैसला करे, वो उसने किया। तो यकीनी तौर पर उसका वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन मीम अफजल साहब, एक सवाल जरूर पैदा होता है और जिसको जो सवाल माजी में भी उठते रहे हैं कि कोल ब्लॉक अलॉटमेंट की आंच साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह तक पहुंचती है, उन पर भी सवाल उठे। जब वजारत कोयला का चार्ज उनके पास था तब भी अलॉटमेंट हुए, उस पर भी सवाल या निशान लगे हैं। देखिए, आपको ये पता होगा कि इस सिलसिले में फारिक साहब ने भी कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा कि जो सिस्टम था उसके तहत काम किया जाता रहा और उसके अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो यकीनन प्रधानमंत्री थे और उस वक्त एक मखसूस वक्त में उनके पास कोयला की वजारत भी रही है। जी। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ 15-15, 20-20 महकमे होते हैं। पहले भी रहे हैं, नरसिम्हा राव जी के पास रहे हैं, इससे पहले गुजराल साहब के पास रहे, देवेगौड़ा जी के पास रहे, फिर जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके पास एक बड़ी लिस्ट होती है और उसमें जो उनके मिनिस्टर होते हैं वो उनको असिस्ट करते हैं। जी। तो प्रधानमंत्री का काम उस वक्त सिर्फ इतना होता है कि वो ये समझे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत नीचे से जो फाइल आ रही है उसको चेक करें और उसको आगे दस्तखत। तो उसमें एक एतमाद की बात होती है कि इसमें मैं आपको ये बात कह दूं, शायद कहना ठीक भी होगा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी ये चला है 19-20 साल, बल्कि ज्यादा ही समझ लीजिए 21 साल के करीब जी, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी की भी नेग्लिजेंस बहुत बड़े तौर पर काम करती रही है। आज कुछ ब्यूरोक्रेट्स इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है। जी, यानी आपका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म जरूर कोयला वजारत कोयला का चार्ज उनके पास था, लेकिन उन्हें भी तारीकी में रखा गया और उनसे उस तरह का काम करवा लिया गया। मैं तारीकी में ये बात नहीं कहूंगा, तारीकी में रखा गया, लेकिन एक सिस्टम के तहत मैंने कहा ना कि शुरू से 1993 से एक सिस्टम चला आ रहा है, उसके तहत कोयले के जो दिए जाते थे, इस तरह से अलॉटमेंट किए जाते थे, उसी के तहत अलॉटमेंट हुए हैं। अब गलती शुरू से अगर होती आई और आज तक हुई आई तो सभी लोग या तो उसके लिए जिम्मेदार है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है जी, पॉलिसी जिम्मेदार है जी। यानी अंदर बहुत सारी कमियां होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ कवानीन ऐसे हैं। सिराज नकवी साहब ने एक बात कही, बहुत काम की बात कही उन्होंने। आपने पहला सवाल यही पूछा था मुझसे कि इससे मुल्क की मईशत पर कुछ असर पड़ेगा। यकीनन लगता है, लेकिन ये बात सही है कि ये काम अब हुकूमत का है जी। अभी जो हमारे भाई विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे जी कि पिछली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, फला है, टिमका है, तो इनकी आदत है, ये समझते हैं कि हर चीज की जिम्मेदारी खराबी जो भी है उसकी पिछली सरकार पर डाल दो, क्रेडिट खुद ले लो। जी। हमने मंगलयान के सिलसिले में जो काम किया, हमारा सब काम खत्म हो गया जी। यानी एक क्रेडिट लेने की भी होड़ है और साबिका सरकार पर इल्जाम धरने की भी कहीं ना कहीं कोशिश होती है। विजेंद्र गुप्ता साहब कितना जिम्मेदार मानते हैं जो पास्ट की हुकूमतें रही हैं, और अब हुकूमत के सामने बड़ा चैलेंज है कि आइंदा 6 महीने के अंदर जो नीलामी की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, तब तक मुल्क की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बिजली की पैदावार पर कैसे कंट्रोल, ये यकीनी तौर पर यह अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मैं इसको बड़े क्लियर कट क्या कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस जो है पहले तो करप्शन किया लगभग 1,86,000 करोड़ रुपए का जी, और उसके बाद जब पूरे का पूरा मामला पकड़ा गया, पूरी कोशिश की इन्होंने उसको दबाने की, ढकने की, और जीरो लॉस चोरी और वगैरह वगैरह प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर का कोई गबन नहीं हुआ जी जी। यहाँ तक कि सीबीआई को जिस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई और पॉलिटिसाइज किया पूरे मैटर को, पॉलिटिकल एक प्रेशर पावर गेम हुआ जी। यकीनी तौर पर उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा जो साबिका हुकूमत है। लेकिन आइंदा हुकूमत के लिए कैसे चैलेंज का सामना करेगी, जो बड़े चैलेंजर हैं इस अलॉटमेंट के रद्द होने से? इस तरह से चार्ज किया, सीएजी के खिलाफ बोले ये लोग जी, और ये कह करके कि पास गवर्नमेंट और पॉलिसी का मिसयूज किया इन्होंने, और उसको मैलाफाइड इंटेंशन से जो है पूरे के पूरे मामले में जितने कोयले के कोल ब्लॉक्स जो गवर्नमेंट हिंदुस्तान की जनता की आवाम की प्रॉपर्टी के साथ जी इन्होंने उसको पर्सनलाइज किया,
लाखों करोड़ रुपए का गबन किया, हिंदुस्तान को खोखला करने का काम किया जी। और आज ये 1993 कह करके अपने दामन से इस दाग को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी। शर्म आनी चाहिए। मैं माफी चाहूंगा जी। ऐसी बात मुझे बोलनी जी। यकीनी तौर पर अगर आपका इल्जाम दुरुस्त है तो वो खामियाजा उठाना पड़ा यूपीए हुकूमत को। चूंकि वक्त की कमी है, हमें गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। विजेंद्र गुप्ता साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मीम अफजल साहब, आपका भी फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन आपसे इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहेंगे सिराज नकवी साहब, क्या लगता है अब हुकूमत के सामने जो चैलेंज है, जो हम जवाब जानना चाह रहे थे विजेंद्र गुप्ता साहब से, वो नहीं दे पाए, कि हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे इसका सामना कर पाएगी? तमाम बड़े चैलेंजेस हैं, बिजली से लेकर तमाम तरक्याती काम, और तरक्की पर जोर है इस हुकूमत का। बुनियादी बात यही है खालिद साहब, जो आप पूछ रहे हैं सवाल, अचीवमेंट ये नहीं है हुकूमत का कि ये फैसला आ गया, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसको सियासी नुक्ते नजर से देखना निहायत दर्जे की हिमाकत और सती सियासत है। लेकिन हाँ, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर हुकूमत इस जिम्मेदारी से पूरी तरह वो इसको निभाती है, और ये जो इससे पड़ने वाले मनफी असरात हैं इक़्तिसादियात पर और हमारी मईशत पर, इनको कहीं इसकी भरपाई कर पाती है, तो ये इसकी यकीनी तौर पर कामयाबी होगी। यानी ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये कामयाबी होगी। हुकूमत तरक्की पर सबसे ज्यादा, डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है, और इन 6 महीनों में जो कोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट रद्द हुए हैं, उनकी नई जो नीलामी होगी, तब तक हुकूमत कैसे इसको टैकल करेगी, कैसे बिजली की पैदावार को कंट्रोल करेगी, वो बरकरार रखेगी, कैसे तरक्याती कामों को आगे बढ़ा पाएगी या पेस बरकरार रख पाएगी। हालात हादरा में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे खलाई शोबे में हिंदुस्तान ने अपनी कामयाबी का एक और परचम बुलंद किया है और एक तारीख रकम की है। मंगलयान पूरी कामयाबी के साथ मरीख पर पहुंच गया है और अपना काम शुरू कर दिया। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू में हमारे साथ मारूफ साइंसदान गौहर रजा साहब गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे, और इस पर सियासत भी हो रही है। उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान और लीडर राजीव त्यागी साहब भी गुफ्तगू में फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब, और इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान ने मरीख के सिलसिले में जो तारीख रकम की है मंगलयान को भेजकर, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए दिल्ली से शामिल हो रहे हैं मारूफ साइंसदान गौहर रजा साहब, और कांग्रेस के तर्जुमान जो सियासी पहलुओं पर बातचीत करेंगे राजीव त्यागी साहब। खलाई शोबे में हिंदुस्तान ने अपनी कामयाबी का एक और परचम बुलंद कर दिया है। हिंदुस्तान का खलाई तैयारा मंगलयान सुबह मरीख के दायरा सकल में भेजा गया, जो 7:53 पर कामयाबी के साथ अपने मदार में दाखिल हो गया। खलाई शोबे में अपनी पहली ही कोशिश में इस मिशन को कामयाबी के साथ पूरा करने वाला हिंदुस्तान एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर तमाम साइंसदानों और मुल्क को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस तारीखी लम्हे के गवाह बनने के लिए खुद इसरो सेंटर में मौजूद थे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान ने तारीख रकम करते हुए चीन और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। उधर नासा ने इसरो को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मिशन मरीख में हिंदुस्तान का ताउन काबिल तहसीन होगा। आपको बता दें कि मंगलयान का लिक्विड इंजन सुबह 7:17 पर स्टार्ट किया गया था। इसरो ने सुबह 7:30 बजे मंगलयान के तमाम इंजनों के स्टार्ट होने की तस्दीक की। इस लिक्विड इंजन के जरिए ही मंगलयान को 7:45 पर दायरा सकल में भेजने का अमल शुरू हुआ और 7:53 पर यह अपने मदार में कामयाबी के साथ कायम हो गया। इस तरह हिंदुस्तान ने अपनी पहली ही कोशिश में अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान को पीछे छोड़ दिया। वाज़ेह है कि इससे कब्ल एशियाई ममालिक चीन और जापान ने भी खला में अपने तैयारे भेजे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच मार्स। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। और विश्व में
भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। History has been created today. We have dared to reach out. साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम और साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी खलाई शोबे में मिली कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। I personally believe ISRO team is very fantastic team. They have achieved Mars mission, what they planned, high success, what they expected, what they achieved. And also they are the first nation on insertion. That is, you put your spacecraft, Mars spacecraft, around the Mars. The first nation. Of course. Indigenously developed Mangalyaan successfully entered the orbit of Mars. It's a moment of immense national pride and one that shall go down as a significant milestone in our nation's history. This event marks the culmination of a decade's worth of hard work. तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। गौहर रजा साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं। आपका खैर मकदम है गौहर रजा साहब, क्या कहेंगे मंगलयान की कामयाबी पर और हिंदुस्तान ने जो तारीख रकम की है उसे कैसे देखते हैं आप? गौहर रजा साहब हमारे जैसे ही राब्ता होता है हम उनसे बातचीत करेंगे। राजीव त्यागी साहब हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल। राजीव त्यागी साहब कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं। राजीव त्यागी साहब, नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने जो तकरीर की उसको लेकर काफी उस पर वबाल मचा है, हंगामा हो रहा है कि उस पर सियासत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिका हुकूमत को यानी पिछली हुकूमत को क्यों नहीं क्रेडिट दिया, उनके यूपीए की हुकूमत के दौर में यह शुरू हुआ था मिशन, तमाम चीजें इस तरह की शामिल है। क्या ऐसे मौकों पर सियासत होनी चाहिए? एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर बाद में बताऊंगा इसके बारे में। मैं प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके मैनेजिंग एडिटर बदल जाएं, तो निश्चित रूप से जो पुराने मैनेजिंग एडिटर के अचीवमेंट्स हैं उनको हमेशा याद रखा जाता है। ठीक उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री बदल जाएं और पुराने प्रधानमंत्री के जो अचीवमेंट है, पुरानी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट है, उनको याद रखा जाता है। एक विजन होता है, विजन जिसे कहते हैं ना, दूरदर्शी होना। जवाहरलाल नेहरू जी के समय से हम लोग बाग स्पेस में हम लोग प्रयास कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री। जी राजीव त्यागी साहब आपके पास आते हैं सियासी पहलू पर बातचीत के लिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ मारूफ साइंसदान गौहर रजा साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे। गौहर रजा साहब, एक साइंसदान के तौर पर कैसे आप देखते हैं हिंदुस्तान ने जो तारीख रकम की है, मंगलयान की जो कामयाबी है हिंदुस्तान की? ये कामयाबी सिर्फ तारीखी हैसियत नहीं रखती, बल्कि उससे ज्यादा ये साइंसी और तकनीकी हैसियत इसकी बहुत बड़ी है। जी। और उसकी वजह ये है कि पहला मिशन भेजा गया और इस पहले मिशन में जिस तरह से हम डालना चाहते थे उसे अपने ऑर्बिट में, जी वो पूरे प्रिसिशन के साथ हुआ है। यानी प्रिसिशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी रखना उसमें पैदा नहीं हुआ। जी। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कुछ करेक्शंस करने पड़ते, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हम जहां जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते थे उस मुकाम में कोई कमजोरी रह गई हो। जी। ये चीज दिखाती है कि जो कुछ हमें करना था, जी, जो हमने सोचा था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑब्जेक्टिव्स 100% पूरे हुए। जी। ये पहली बार में कर लेना अपने अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखता है, साइंसी और तकनीकी दोनों एतबार से। यानी मुस्तकबिल में इससे कितनी मदद मिल सकती है इस प्रेसिजन से? मुस्तकबिल में हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो ज्यादा एतमाद के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों की मालूमात नहीं थी। ये पहली बार किया जा रहा था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी सोची जा सकती थी कि भाई यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है, वहां भी गड़बड़ हो सकती है और वहां भी गड़बड़ हो सकती है। कहीं जरा सी किसी चीज में गड़बड़ हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता है।
ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में और ऐसे खतरनाक प्रोजेक्ट्स में जी नहीं हुआ। ये हमें एतमाद दिलाता है मुल्क के तौर पर, साइंस बरादरी के तौर पर और इसरो के साइंसदानों के और टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर कि आगे आने वाले वक्तों में जब हम कदम रखेंगे तो वो कहीं ज्यादा भरोसे के साथ, एतमाद के साथ और साइंसी ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ रखेंगे जो किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इदारे के लिए एक बड़ी चीज होती है। जी, यकीनी तौर पर यह काबिल फख्र बात है मुल्क में, जहां आप बता रहे हैं कि तकनीकी तौर पर जिस प्रेसिजन नजर आया और उससे जो कामयाबी हासिल हुई, यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में वो बड़ा रोल प्ले करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव त्यागी साहब, अब आपसे गुफ्तगू करते हैं, इसका जो सियासी पहलू है उस पर आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि पूरे देशवासियों को और इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और ये प्रूव किया कि हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट हैं वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। वो भी चाहें तो सारे मिरेकल कर सकते हैं और उन्होंने किया है, समय समय में प्रूव भी किया है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से 300 दिन पहले, मतलब लगभग 10 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, मैं इसलिए नेतृत्व शब्द इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, निश्चित रूप से उनका विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जवाहरलाल नेहरू जी का विजन था, कांग्रेस का विजन था कि हम लोग बाग स्पेस में अपना एक मकाम हासिल करें। हमने चंद्रमा पे, मुझे याद आता है जब इंदिरा गांधी जी ने चंद्रमा पे राकेश शर्मा साहब को भेजा था तो उस टाइम उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे वो शब्द आज भी याद है, मैं उस टाइम बचपन में था। जी, राकेश शर्मा साहब शायद पहले स्पेस में जाने वाले हिंदुस्तानी थे, पहले इंडियन स्पेस यात्री थे जिन्होंने किया। वो इंदिरा जी ने उनको रशिया के सहयोग से भेजने का कार्य किया था, इंदिरा गांधी जी ने। तो मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन मोदी जी को भी बड़ा दिल करके एक बात कहनी चाहिए थी कि कांग्रेस पार्टी के सियासतदानों ने निश्चित रूप से एक विजन रख के स्पेस में काम किया, जिसकी वजह से आज हमें कामयाबी मिली। लेकिन उनसे हम ये उम्मीद नहीं करते। कारण ये कि छोटे दिल का आदमी हमेशा अपनी डींगे मारने का काम करता है, अपने आप को बड़ा बताने का काम करता है। हम लोग देश सेवा के लिए संकल्प हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बाग। आगे भी मौका मिलेगा, आगे भी करते रहेंगे। आज विपक्ष में बैठे तब भी देश सेवा करते रहेंगे। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। जी, यानी इसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे लीडर कोई भी हो, वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, कि जो पास्ट में हुकूमतें रही हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उसको भी कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट करना चाहिए। लास्ट सेंटेंस अगर आप अलाउ करें तो। जी बोलिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। सन 1974 में पोखरण विस्फोट हुआ था। जी और न्यूक्लियर साइंस में इंदिरा गांधी जी ने पोखरण विस्फोट कराया था, उनके नेतृत्व में हुआ था 1974 में। 1974 से लेकर के आज करीब 36 और 40 साल बाद हम लोग बाग आज स्पेस में पूरे परमाणु वाले सेक्टर में इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, भारत एक बहुत बड़ी पावर है। उसका निश्चित रूप से जो योगदान है उसको बनाने में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों का और भी सरकारों ने जिन्होंने उन योजनाओं को आगे लाने का काम किया, उन योजनाओं ये यकीनी तौर पर मुल्क को तरक्की पर ले जाने का जो सेहरा है वो तमाम हुकूमतों को जाता है। ये चेन सिस्टम है, हुकूमतें, सियासी पार्टियां आएंगी हुकूमत में, लेकिन जो तरक्की का चेन है वो तो बना रहता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तब जाकर तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है। इसलिए तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसे कबूल भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। सिराज नकवी साहब, अब एक सहाफी के तौर पर जो अचीवमेंट रहा, जो गौहर रजा साहब बोल रहे थे, यकीनी वो काबिल तहसीन बात है अपने तमाम साइंसदानों के लिए, मुल्क के लिए फख्र की बात है, हम तमाम लोगों के लिए फख्र की बात है कि तकनीकी तौर पर एक तारीख रकम की है हिंदुस्तान ने। लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है, यकीनी तौर पर क्या वो सियासत होनी चाहिए? क्या राजीव त्यागी जो बात बोल रहे हैं वो उसका ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए हुकूमतों के जरिए? नहीं, मैं ये मानता हूं चाहे राजीव त्यागी हों या बीजेपी के कोई लीडर हों या प्राइम मिनिस्टर हों, लेकिन इस तरह की चीजों पर ये हमारे मुल्क के अचीवमेंट हैं, इसके लिए मुबारकबाद का मुस्ताक हमारे साइंसदान हैं।
इसमें कोई शक नहीं, किसी एक हुकूमत के दौरान उनको कुछ खास सहूलतें मिलती हैं, कुछ खास प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, कुछ मंसूबे बनते हैं, लेकिन ये हर हुकूमत के दरमियान होता है, कोई ऐसी खास बात इसमें नहीं है। एक विजन जाहिर है कि 47 के बाद, आजादी के बाद नेहरू जी ने जो विजन दिया था उस पर काम हुआ, उसके बाद दूसरी सरकारों ने काम किया। पोखरण की बात कर रहे थे अभी राजीव त्यागी जी, वाजपेयी जी के जमाने में भी इस तरह के वो हुए। तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सिर्फ उसको अपना अचीवमेंट बताए और साइंसदानों के अचीवमेंट को छोटा करने की कोशिश करे कोई भी सरकार, मैं इसको दुरुस्त नहीं मानता। ये अचीवमेंट अगर है तो इसमें एक सरकारों का रोल है, लेकिन बड़ा रोल हमारे साइंसदानों का कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, उनकी सलाहियतों को हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इससे यह साबित होता है कि अगर हमारी हुकूमतें और हमारी सरकारें साइंसदानों को अपनी तौर पर भरपूर सहूलतें मुहैया कराएं और उनकी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करें, तो वो दुनिया में कहीं भी अपनी तरक्की किसी भी मामले में, पॉलिटिकल लीडर्स का जरूर होता है, लेकिन जो अचीवमेंट है, अगर सहूलत मुहैया कराई जाए तो साइंसदान सलाहियतें उन्हीं की होती हैं। और जो साइंस की तरक्की है, साइंसी तरक्की है, उसका क्रेडिट सीधे तौर पर जो अचीवमेंट है वो साइंसदानों को दिया जाना चाहिए, न कि इस पर सियासत होनी चाहिए। और मुल्क की तरक्की का मामला जहां तक है तो मुल्क की तरक्की में सियासी पार्टियों की हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन तरक्की और खास तौर से साइंस की तरक्की एक ऐसा चेन, एक ऐसी कड़ी है कि कड़ी से कड़ी मिलकर तरक्की होती है, तब जाकर मुल्क को कहीं बड़ी कामयाबी हासिल होती है। इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज नकवी साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।